दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष पुनः हिंदी में 30 चैप्टर को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों एक वीडियो 30 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता कि रोज हिंदी के चैप्टर को रिवाइज किया जाए। तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि क्यों ना सभी चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन सवालों पर अगर प्रैक्टिस बनाए रखी जाए तो परीक्षा में कभी हमें टेंशन नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, जब परीक्षा है तब आप हमसे मुझसे कहेंगे पढ़ाने के लिए मैं नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों पढ़ाई पहले होती है, परीक्षा आने पे कौन सी पढ़ाई होती है? अरे परीक्षा आने पे सिर्फ रिवीजन होता है, पढ़ाई नहीं होती है। तो अभी हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो परीक्षा का टेंशन नहीं होगा, परीक्षा आने पर पढ़ेंगे तो टेंशन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि क्यों परीक्षा आने का इंतजार करना, पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और इतना शानदार सा सेशन चल रहा है कि हर एक चैप्टर से जब हम सवाल दे रहे हैं आपको, तो कितना अच्छा सा ये सेशन होगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियो इस टॉपिक पर दिए गए हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट पर ही दिए गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है। इतनी अच्छी क्लास सर यूट्यूब पे चलती है तो फिर पेड क्यों लें? बात तो आपकी सही भैया, लेकिन ये बताओ मुझे, जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है, फिर उसका पेड प्रोग्राम जो होगा उसमें वो कितनी मेहनत करता होगा। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे कोर्स के साथ, फिर आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से खास प्रश्न यहां पर देखने हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है दोस्तों वर्णमाला का चैप्टर है और सवाल लिख रहा है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, या पार्श्विक, ये पार्श्विक में आता कौन कौन सा दोस्तों? तो लिख रहा है र की बात करेंगे तो देखिए, जैसे आप पढ़ते हैं अंग, आप पढ़ते हैं इया, आप पढ़ते हैं ड़, आप पढ़ते हैं न, आप पढ़ते हैं म। दोस्तों इनको आप क्या कहते हैं? दोस्तों इनको आप कहते हैं दोस्तों अनुनासिक। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको आप कहते हैं अनुनासिक ध्वनियां। ठीक है, अनुनासिक क्यों? क्योंकि दोस्तों ये पंचमाक्षर है। क्या है दोस्तों? ये पंचमाक्षर हैं और पंचमाक्षर में जो ध्वनि होती है वो नाक से निकलती है। तो ये तो आपसे पूछा नहीं है। ठीक है, दूसरा हो गया ल और र। तो पार्श्विक ध्वनि में याद रखेगा दोस्तों ल आता है। क्या आता है दोस्तों? ल आता है। ठीक है, और इसी तरह से लुंठित पूछे ना, क्या पूछे? लुंठित। तो देखिए लुंठित में ल जरूर लिखा हुआ, लेकिन लुंठित में उत्तर क्या होता है? र होता है। ठीक है, च मत करिएगा। च छ ज ज दोस्तों इनको तालव्य कहा जाता है या स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। ठीक है, तब आप इनका जवाब दीजिएगा। तो अभी के लिए जो आपका सही उत्तर है वो क्या दोस्तों? ल जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था पार्श्विक व्यंजन के बारे में। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा पत्र लेखन से संबंधित सवाल, बहुत अच्छा सवाल दिया है। सवाल क्या लिख रहा है? कह रहा मान लीजिए मच्छरों का प्रकोप आ गया हो। बहुत बढ़िया बढ़िया तो नहीं है, स्थिति बुरी है। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र का आपको लिखना हो तो आप किसे लिखेंगे? लिख रहा है माननीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को लिखेंगे, अधिकारी को लिखेंगे, प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री को मच्छर के प्रकोप के लिए पत्र लिखेंगे, बड़ा बेइज्जती की बात है। ठीक है, अरे देश की उन्नति, तरक्की, एकता, अनेकता पे प्रश्न पत्र लिखिए तो ज्यादा सही है कि नहीं? कर प्रधानाध्यापक को क्या करेंगे? आचार्य जी आकर आपके यहाँ मच्छर भगाएंगे, तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना भैया। तो जो विद्यालय से संबंधित अगर कोई कार्य है, आपको अप्लीकेशन देना छुट्टी का या किसी भी तरह का चीज है, तब आप लिखिए। शिक्षा अधिकारी से भी कोई मतलब नहीं है, ये तो आसान सा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शिकायती पत्र। शिकायती पत्र उसी को लिखा जाता है जो व्यक्ति उससे संबंधित हो, है कि नहीं? बेकार का शिकायती प्रश्न दूसरे को लिख के क्या करेंगे? अगर प्रधानाचार्य को आपने पत्र लिख भी दिया शिकायती पत्र, तो क्या उस पत्र का कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों संधि विच्छेद का। पढ़िए संधि विच्छेद से क्या सवाल दे रहा है? लिख रहा है महाधन ईस, इसका संधि रूप क्या होगा दोस्तों? तो देखिए जब लिखा है सवाल क्या लिखा है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं एक बार, महाधन ईस। ठीक है, ये तो संधि विच्छेद हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा दोस्तों महेश। क्या आएगा दोस्तों? महेश आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे महीस करते हैं, महीस नहीं होगा। महाधन ईस बराबर क्या हो जाएगा? महेश हो जाएगा। ठीक है, महीस मत करिएगा, इस वजह से दोस्तों सॉरी महीस मत करिएगा, महेश हो जाएगा। ये वाला उत्तर होगा ना सही? ठीक है, ये वाला उत्तर नहीं होगा, ये जो महीस है गलत है। यहां महाधनीस महेश हो जाएगा, याद रखेंगे। और संधि कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेंगे गुण स्वर संधि है। कौन सा है यहां पर? संधि कौन सा है? गुण स्वर संधि है, वो आप याद रखेंगे, तब जाकर आपका उत्तर सही हो जाएगा महाधनी। जहां कहीं भी ए की मात्रा पहचान होती है दोस्तों, ए ओ और अर, ए ओ अर कहीं पे दिख जाता है तो ये तीनों किसकी पहचान है? ये तीनों दोस्तों गुण संधि की पहचान होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए समास विग्रह से सवाल दे रहा है कि सतसई किसका उदाहरण दोस्तों आपको बताना है? सतसई। सतसई को कहा जाता है दोस्तों 700 का समाहार। क्या कहते हैं दोस्तों? 700 का समाहार। इससे क्या कहते हैं दोस्तों? सतसई कहते हैं। तो याद रखेंगे सतसई में कौन सा हो जाएगा? पहला पद क्या है? संख्यावाची है, और जहां प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची हो,
प्रथम पद अगर क्या हो दोस्तों संख्यावाची हो तो उत्तर क्या होता है दोस्तों, हमेशा द्विगु समास होता है। क्या होता है, द्विगु समास। इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आई बात समझ में, कठिन कुछ नहीं है, बस खाली आप ध्यान से देखते चलिए, चुटकी बजाते दोस्तों सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दे रहा उपसर्ग से। आप सभी को पता है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। लिख रहा है जो संयोग शब्द दोस्तों, इसमें उपसर्ग बताइए क्या होगा। तो शब्द क्या लिखा दोस्तों, शब्द लिखा है संयोग। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा सम धन योग। अगर संधि विच्छेद पूछ भी देता कि सर कौन सी संधि है, तो क्या बताते दोस्तों, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। बट आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है यहां पर उपसर्ग क्या है। तो ये जो सम देख रहे हैं दोस्तों, यही उपसर्ग हो जाएगा। तो सह तो होगा नहीं, स भी नहीं होगा, सम हो जाएगा। सन धन योग नहीं दोस्तों, सम धन योग होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मूल शब्द योग है, सम उपसर्ग है, इसके मिलन से एक नया शब्द बना है। ठीक है, इसी तरह से प्रत्यय लिख रहा है बहाव। शब्द क्या लिखा दोस्तों, शब्द है दोस्तों बहाव। बहाव में क्या है दोस्तों, तो बहाव में प्रत्यय होता है आव प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं, तो याद रखेगा यहां पर क्या प्रत्यय हो जाएगा, आव हो जाएगा। आवा नहीं होगा दोस्तों, हाव भी नहीं होगा, बह भी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहाव में आव प्रत्यय है। क्या है, आव प्रत्यय है। कलम कॉपी लेके बैठिए तब मजा आएगा, जबरदस्त मजा आएगा, क्योंकि तब ये पता चलेगा ना कि 30 सवाल में से आपके कितने उत्तर सही हुए। नहीं तो फिर ऐसे देखते जाएंगे और हजारों सवाल आप देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। फर्क तब पड़ेगा जब आप भी मेरे साथ अपनी कलम हिलाना शुरू करेंगे, तब जाकर के। ठीक है, अगला चैप्टर है तत्सम। हमने बताया तत्सम में क्या होता है दोस्तों, जो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं। जैसे लिख रहा है दोस्तों टकसाल। टकसाल दोस्तों किस तरह का शब्द है, टकसाल कहते किसे दोस्तों, तो जहां पर क्या होता है दोस्तों, मुद्रा सिक्के जहां बनते हैं उसे टकसाल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये शब्द जो है दोस्तों तद्भव शब्द है। ठीक है, अच्छा अगर इसका अर्थ पूछा जाए कि टकसाल का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेगा जहां सिक्कों की ढलाई होती है। क्या होती है दोस्तों, जहां सिक्कों की ढलाई होती है उस स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं टकसाल। ठीक है, चलिए अलग बात है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों इसका तत्सम क्या होता है। इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है दोस्तों टंकसाल। क्या होता है दोस्तों, टंकसाल। अच्छा टकसाल का टंकसाल होता है कि टंकसाला होता है, ये पहले बताइए, क्योंकि आपके सामने देखिए एक टंकसाल लिख रहा है, एक टंकसाला लिख रहा है, तो दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। टकसाल या टकसाला तो नहीं होगा। बताइए मुझे, टंकसाल शब्द होगा या टंकसाला शब्द होगा। बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट यहां पे बनता है। याद रखें दोस्तों, खाली टंकसाल मत करिएगा, इसको टंकसाला कहते हैं, उस स्थान को साला कहते हैं, तो टंकसाला करिएगा। ठीक है, यहां भले साल लिख रहा है लेकिन यहां क्या करेंगे, टंकसाला करिएगा। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव है, सर्व। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सर्व कैसा शब्द है दोस्तों, ये तो आपका तत्सम शब्द है। सत दोस्तों कैसा शब्द है, सत भी आपका तत्सम शब्द है। ढाई दोस्तों जो लिख रहा है ये तद्भव शब्द है। वत्स भी दोस्तों क्या है, ये भी आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, ये जो ढाई है ये कैसा दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस तद्भव का तत्सम क्या होगा, तब क्या बताएंगे दोस्तों, इसका तत्सम होता है अर्ध तृतीय। क्या होता है दोस्तों, अर्ध तृतीय। जी हाँ दोस्तों, अर्ध तृतीय। कई लोग कहेंगे 3 का आधा तो 1.5 होता है। ठीक है, तो सर इसका 2.5 का नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, अर्ध तृतीय। याद रखेंगे 2.5 का तत्सम क्या होता है दोस्तों, अर्ध तृतीय होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। यहां पर आप गड़बड़ी करेंगे तो आपकी जो इच्छा अपने मन से जबरदस्ती करने तो कर लीजिए, लेकिन परीक्षा में अगर सवाल आएगा तो यही सही उत्तर होगा। विलोम शब्द में लिख रहा दोस्तों कि बताइए राग का विलोम क्या होता है। पहले ये मुझे बताइए राग का अर्थ क्या होता है। तो राग का अर्थ दोस्तों अनुराग होता है। सर नहीं समझ में आया। ठीक है, राग का अर्थ अनुराग नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं। राग का अर्थ प्रेम होता, आप समझ में आया, हाँ आ गया। तो राग का क्या हो जाएगा दोस्तों, राग का विराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। बाकी अनुराग, आसक्ति, अनुरक्ति, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब इसके अर्थ हैं। ठीक है, अनुराग भी अर्थ है, आसक्ति भी दोस्तों इसी का अर्थ होता है। आसक्ति का विलोम पूछता तो क्या हो जाता दोस्तों, तब आप बताते अनासक्ति। क्या बताते, अनासक्ति इसका विलोम हो जाता। अगर दोस्तों अनुरक्ति का विलोम पूछ देता तब क्या बताते, अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाता दोस्तों, याद रखेंगे विरक्ति हो जाता। क्या हो जाता, अनुरक्ति का विरक्ति हो जाता। ठीक है, खैर अभी जो आपसे पूछा राग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा सही जवाब। अगला चैप्टर दोस्तों पर्यायवाची। लिख रहा आसक्ति का पर्यायवाची क्या होता है। तो बताया तो अभी आपको कि आसक्ति का पर्यायवाची क्या होता है, अनुराग होता है। पिक प्रिय मत करिएगा दोस्तों, पिक प्रिय गलत है, हुतासन गलत है। जन्मदात्री देखिए मां को कहा जाता है, हुतासन दोस्तों आग को कहा जाता है। पिक प्रिय किसे कहा जाता है दोस्तों, तोता को कहा जाता है। सुग्गा या तोता को पिक प्रिय कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1।
सर आप इतना रफ्तार में पढ़ाते, थोड़ा थाई से नहीं पढ़ा सकते क्या, कहीं जल्दीबाजी जाने का नहीं। दिमाग में रहता ना कि मान लो यही सवाल परीक्षा में आए तो जिस स्पीड से आज आप पढ़े होंगे ना, कल उसी स्पीड से आप जवाब देंगे। मैं इतना धीरे धीरे इसको पढ़ाऊंगा ना तो परीक्षा में आदत बन जाएगी धीरे धीरे करने की। इसलिए नितिन सर तेज पढ़ाते हैं, वरना मेरा 10 मिनट ज्यादा देने में क्या चला जाएगा। 10 मिनट कम देंगे तो ये बता सकते, आप सोचिए ना 30 सवाल 30 मिनट, वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ। 30 सवाल 30 मिनट डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर डिस्क्रिप्शन ना देना हो तब तो हमको लगता है 5 मिनट भी नहीं, केवल हमें उत्तर टिक करना हो। कुछ लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे से, ये सवाल इसे पढ़ेंगे फिर इसे पढ़ेंगे फिर सही उत्तर टिक करके चले जाएंगे, उनके भी वीडियो व्यूज लाखों में जाते हैं। हे भगवान, धन्य हैं आप लोग। अरे भैया ये जो लिखा है उसको देख करके थोड़े बताना पड़ेगा ना कि कहाँ क्या उत्तर होता है। जैसे लिख दिया दिन, तो सोमवार मंगल, दिन तो अलग हो गया, दिन यानी वार वासर, ठीक है, उसे दिन कहते हैं। तो दिन के लिए दिवस भी होता है, तो दिन को दिवस कहा जाता है, ये तो समझ में आता है। और ये जो दिन कहते हैं दीन दुखियां, तो दीन दोस्तों गरीब को कहा जाता है। तो बताना पड़ेगा ना कि ये वाला जो दिन है ये दिवस को बताता है, और ये वाला जो दिन है ये गरीब को बताता है। ये जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक बच्चा कैसे करेगा, बाकी ऑप्शन तो गलत है। तो आपको समझाना पड़ेगा, नहीं समझाएंगे तो आप कभी भी सही जवाब नहीं दे पाएंगे। अगला सवाल देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मजेदार चैप्टर है। लिख रहा है जिसे देख ना सके, जिसे सुन न सके, जिसे छू न सके, उसे क्या कहा जाता है। अब बच्चे सोचेंगे सर निराकार, स्पीड देखिए उनकी, तो याद रखेगा बिना आकार को क्या कहते हैं दोस्तों, निराकार कहते हैं, ठीक है। जिसका आकार न हो उसे निराकार कहते हैं, जिसमें गुण न हो उसे निर्गुण कहते हैं, जो दिखे न उसे अदृश्य कहते हैं। लेकिन याद रखिए जो न दिखे, जिसे सुना न जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, उसे अगोचर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी इंद्रियां होती है ना, इंद्रियों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अगोचर कहते हैं, ठीक है। अगोचर, आप छू नहीं सकते, ठीक है। कि आप देखिए इसीलिए दोस्तों इनको कहा जाता है अगोचर, जो इंद्रियों को कह रहे हैं, जो इंद्रियों के द्वारा महसूस किया ना जा सके, छुआ ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे अगोचर कहते हैं, ठीक है। तो इंद्रियों द्वारा क्या क्या ना किया जा सके, देखा ना जा सके। जैसे इंद्रियों में आंख है, आंख से देख नहीं सकते, इंद्रियों में कान है, कान से सुन नहीं सकते, इंद्रियों में हाथ है, उससे आप छू नहीं सकते। तो याद रखिए जब कभी ऐसा होता है तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को अगोचर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अगोचर। ये कई बार ये सवाल आता है परीक्षा में और लोग गलत करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। देखिए कभी कभी भावना समझा करिए कि गुप्ता जी समझाना क्या चाह रहे हैं। अगला चैप्टर देखिए वर्तनी शुद्धि का है। लिख रहा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द है उसका पता लगाइए। अशुद्ध क्या है, प्रादेशिक तो दोस्तों शुद्ध शब्द है, ठीक है। प्रादेशिक क्या दोस्तों, देखिए प्रादेशिक देखेंगे ना तो प्रदेश में दोस्तों इक शब्द जोड़ने से क्या बना है दोस्तों, प्रादेशिक बना है। और जब कभी इक शब्द बनता है तो पहला वाला जो अक्षर होता है उसके साथ हमेशा आ की मात्रा जुड़ जाती है। माधुरी भी दोस्तों शुद्ध शब्द है, व्याप्त भी शुद्ध शब्द है। ये प्रामाणिक दोस्तों ये क्या है, ये अशुद्ध है। अब जब अशुद्ध मिल गया है तो आपके मन में अगला सवाल कि सर एक काम करिए इसका शुद्ध कर ही दीजिए। तो शुद्ध कैसे पता करेंगे, तो याद रखेगा प्रमाण धन इक करेंगे। और अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि जब कभी किसी के साथ इक शब्द जुड़े तो प्र की जगह प्रा हो जाएगा, तो प्रामाणिक हो जाएगा। प्रमाणिक नहीं होगा दोस्तों, यहां प्रा होना चाहिए। और यहां पर देखिए प्र लिखा है ना, यही गलती है, यही गलती। अगर यही सही लिखा होता तो कोई समस्या ही नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब। अगला चैप्टर दोस्तों वाक्य शुद्धि का है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सही हो बताइए। यानी 3 गलत हैं, कोई एक ही सही है। लिख क्या रहा है दोस्तों, उसे उत्तीर्ण होने का संशय है। अच्छा, लिख रहा है उससे अनुत्तीर्ण होने का शक है, या फिर आशा है, या फिर आशंका है। देखिए जब उत्तीर्ण की बात है तो कंफर्म तो है नहीं कि क्या होगा या आप उत्तीर्ण होंगे या नहीं होंगे। तो याद रखिए उसके लिए एक शब्द होता है आशंका। संशय मत करेगा, ठीक है, संशय मत करेगा। यहां पे जो सही शब्द होगा वो आशंका होगा। आशा भी मत करेगा, आशा शक संशय ये गलत हो जाएगा। आशंका करेगा कि उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ठीक है, आशा नहीं। आशा हमेशा पॉजिटिविटी के लिए होता है और अनुत्तीर्ण क्या है, निगेटिव वाला शब्द है, इसलिए आप आशंका करेंगे, आशा नहीं करेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर देखिए लिंग पहचान से है। लिख रहा निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है वो आपको पहचानना है। लिख रहा चाहत, रंगत, मेहनत। याद रखिए जिसके अंत में त आता है ना, त आता है, प्रायः वो सभी क्या होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, सॉरी प्रायः वो स्त्रीलिंग होते हैं, वो पुल्लिंग नहीं होते, वो प्रायः क्या होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग होते हैं जिसके अंत में त आता है। यहां पर आहार जो दोस्तों, आहार का मतलब क्या हो गया, भोजन हो गया। आहार का तात्पर्य किससे हो गया दोस्तों, भोजन से हो गया। और भोजन क्या होता है दोस्तों, भोजन पुल्लिंग होता है। इस प्रकार दोस्तों आप इसे कर लेंगे सही उत्तर, ठीक है। यहां पे याद रखेगा अगर त कहां पर आता है दोस्तों, तो प्रायः जो त शब्द होता है ये कहां आता है, ये प्रायः आता है स्त्रीलिंग में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से अगला चैप्टर वचन का दिया है। लिख दिया मूल
शब्द दोस्तों घटा, क्या लिख दिया, घटा। और घटा का बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, घटा का घटाएं होता है कि घटाओं होता है, घटाएं होता है, घटा से शब्द बनता है घटाएं, ठीक है। बाकी दोस्तों ऑप्शन गलत दिया है, ये परीक्षा में ऐसे ही देता है। आप कहेंगे सर इतना आसान परीक्षा में आता है, आप पेपर उठा के देख लो, पेपर उठा के देख लो, ऐसा ही प्रश्न आता है, मैं कोई जबरदस्ती बना के नहीं दे रहा, ठीक है। ऐसे हूबहू सवाल परीक्षा में आते हैं, आप उनको लेके तैयार रहें। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं। हर किताब अपने आप में जबरदस्त किताब है। आप अपनी हिंदी की किताब लेके देखिए, 5000 सवाल है। यहां आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस और करना हो तो कहां से करेंगे। एकदम बवंडर सवाल मिलेंगे दोस्तों आपको इस किताब में, 5000 सवाल, जबरदस्त, बहुत मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। ये आरो यारो की किताब है। इस किताब की खासियत है कि हर एक चैप्टर में 500 सवाल दिया है। सर एक एक चैप्टर में 500 सवाल, आप सोच समझ के बोलिए क्या बोल रहे हैं। हाँ भैया, जो बोल रहे हैं वही आप सुन रहे हैं। हर एक चैप्टर में 500 सवाल है, भारत की पहली ऐसी किताब है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारी किताबें हैं, आप आके ले सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे चेक करते रहेंगे तो मिल जाएगा। अगला चैप्टर दोस्तों कारक से संबंधित लिख रहा है, वह अगले साल आएगा। यहां क्या है, वह अगले साल आएगा, क्या अपादान है। अपादान का पहचान होता है से, और अपादान हमेशा अलगाव को दर्शाता है। यहां अलगाव वाली कोई बात तो है नहीं, इसलिए उत्तर नहीं होगा। संबंध में दोस्तों याद रखेगा, संबंध का पहचान होता है काकी के, काकी के, ठीक है। तो ये सब होते हैं जो संबंध को दर्शाते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव को दर्शाते हैं। जैसे मैं कहूं कि यह कलम मेरी है, ठीक है, यह कमरा मेरा है, तो याद रखिएगा संबंध को दर्शा रहा है, तब जाकर के यहां पर होगा। यहां क्या होगा दोस्तों, अगले साल आएगा, यानी वो अगले साल में आएगा, यानी अधिकरण कारक होगा, कर्म कारक भी मत करेगा, यहां अधिकरण कारक हो जाएगा। वैसे अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह क्या होता है दोस्तों, तो में होता है और पर होता है। लेकिन कभी जब समय की बात आए दोस्तों, तो समय की जब कभी बात हो, अगले साल आएगा, वह कल आएगा, वो परसों आएगा, वो 10 दिन बाद आएगा, वो नवरात्रि पे आएगा, वो दिवाली पे आएगा, इस तरह के कभी भी सवाल बने समय वाले ना, तो उत्तर हमेशा क्या करेंगे, अधिकरण कारक उत्तर करिएगा। इसी तरह से ये काल चैप्टर दिया है, लिख रहा है लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में, मौखिक में तो बोलकर करते हैं, लिखित भाषा में लिखकर प्रकट करते हैं। ये कैसा भूतकाल है, नहीं भूतकाल नहीं होगा, प्रकट करते हैं लिखा तो याद रखेगा सामान्य वर्तमान काल होगा, पूर्ण भी नहीं होगा, संभाव्य भी नहीं, यहां सामान्य वर्तमान काल का दोस्तों भेद है। बहुत आसान, कठिन बिल्कुल नहीं है। हर एक चैप्टर पर नजर डालना इसलिए जरूरी है कि जब आप सब चैप्टर पढ़ते हैं, परीक्षा में कोई एक चैप्टर तो आएगा नहीं कि नहीं चलो संधि रस छंद अलंकार ही आएगा, परीक्षा में तो सब आएगा ना। वहां तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक लिंग वचन सब पूछेगा, तो हमें सब पर ध्यान देना है, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भाषा बोली संबंधित एक सवाल देखिए, अब देखिए थोड़ा डिफिकल्ट सवाल दे दिया, लिख रहा है बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र छोड़िए, पहले ये बताइए सर कि बुंदेली किसके अंतर्गत आती है। बुंदेली जो है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आती है सर, पहले ये बताइए। तो बुंदेली आती है दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, अगर आपने पढ़ा होगा तो जानकारी होगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी आता है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, पहले याद रखेगा। अब पूछ रहा है सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यहां पे कौरवी बोली जाती। क्या बोली जाती, कौरवी। झांसी, जालौन, दतिया, यहां पर बुंदेली चलती। क्या चलती है, क्योंकि बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है इसलिए यहां बुंदेली चलती है। आगरा, मथुरा, भरतपुर में क्या चलता है दोस्तों, यहां ब्रज भाषा चलता है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर में क्या चलता है दोस्तों, यहां जयपुरी चलता है। और जयपुरी की बात करेंगे दोस्तों तो ये राजस्थानी हिंदी में आता है। कहां आता है दोस्तों, यह राजस्थानी हिंदी का भेद है। राजस्थानी हिंदी में दोस्तों कुल 4 पढ़ा होगा आपने, ठीक है, जिसमें जयपुरी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लोकेशन वाइज भी सवाल पूछता रहता है, ठीक है। अगला चैप्टर दोस्तों लेखक और की रचना से संबंधित, लिख रहा हिम तरंगिनी, ये किसका काव्य संग्रह, दिनकर जी का है। रामधारी सिंह दिनकर, नहीं, गलत जवाब। राम कुमार वर्मा जी का, नहीं। भगवती चरण वर्मा, नहीं। ये किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो प्रसिद्ध कृतियां हैं जरा एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कभी पूछे दोस्तों हिम तरंगिनी, क्या पूछे दोस्तों, हिम तरंगिनी, इसको हटा दीजिए। कभी पूछे दोस्तों हिम तरंगिनी, या दूसरी इनकी रचना है दोस्तों हिम किरीटिनी, ठीक है। तो काफी मिलता जुलता नाम है दोस्तों, हिम किरीटिनी, ठीक है, काफी मिलता जुलता नाम है। तो हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, ये भी इन्हीं की रचना है। एक प्रसिद्ध रचना दोस्तों इनका युग चारण, क्या है दोस्तों, चरण नहीं, क्या नाम है, युग चारण, किसकी रचना है, भी इन्हीं की रचना है। इसी तरह से समर्पण एक रचना है, समर्पण। इसी तरह से मरण ज्वार, मरण ज्वार, ठीक है, मरण ज्वार किसकी रचना दोस्तों, याद रखिए वो भी इन्हीं की रचना है। एक प्रसिद्ध कृति और याद आ रही है कृष्णार्जुन युद्ध, क्या नाम दोस्तों, कृष्णार्जुन, सुना भी नहीं होगा आपने कभी इसके बारे में। कृष्णार्जुन युद्ध अगर पूछे तो इनकी गद्य वाली रचना है कृष्णार्जुन युद्ध, ठीक है। इसी तरह से समय के पांव,
क्या है दोस्तों, समय के पांव। ये भी किसकी रचना है, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। मैं कहता हूं कि आप डेली जब हम एक सवाल देते हैं ना, उस सवाल से संबंधित जितनी भी रचना रहेगी अगर हम पढ़ने लगे तो 25-30 क्लास के बाद दोस्तों आपको लगेगा कि सब अब आसान हो गया। क्यों? क्योंकि वही 25-30 घूम फिर कर आपके सामने आते। अगर एक में हमने 5-5 भी पढ़ना शुरू किया, हम कह रहे हैं छोड़ो 5 नहीं 3 भी पढ़ना शुरू किया, तो 30 लेक्चर में दोस्तों कम से कम 150 रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। अगर 3 भी याद कर लिया तो 150 याद हो जाएंगी। तो यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर में आइए। अगला चैप्टर मुहावरे लोकोक्ति से संबंधित है। लिख रहा है लोहा मानना। इस सवाल में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। लोहा मानना, लोग कहते हैं पराजय स्वीकार कर लेना। नहीं, पराजय स्वीकार करने का मतलब होता है घुटने टेक देना, ठीक है। क्या कर देना, घुटने टेक देना, उसे कहा जाता है पराजय स्वीकार कर लेना कि नहीं अब हम हार चुके हैं, आपने घुटने टेक दिया है तब आप करते। बुद्धिमान होना यह भी गलत है। श्रेष्ठता स्वीकारना, जी हां दोस्तों, लोहा मानने का अर्थ क्या होता है, याद रखेंगे जो सही जवाब है वो है श्रेष्ठता स्वीकारना, ठीक है। किसी की श्रेष्ठता स्वीकार करना कि नहीं आप ही श्रेष्ठ हैं, यानी आपने उसका लोहा मान लिया, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह मुलायम सिंह जी के बारे में कहा जाता है, ठीक है, नाम मुलायम लेकिन इरादे लोहा है, ठीक है। ऐसे कुछ एक कथन बड़ा अच्छा सा उनके बारे में था, ठीक है। तो शक्तिशाली बनना भी दोस्तों गलत हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए छंद से संबंधित सवाल देखिए। लिख रहा है दी गई पंक्तियों में छंद बताइए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु शुद्ध सरथ अजिर बिहारी। बताइए दोस्तों ये जो लाइन लिखी है यहां पे है क्या, क्या ये दोहा है? तो दोस्तों ये दोहा नहीं, बताना आपको दोहा है कि चौपाई, तब मैं ही अगर टिक कर दूंगा तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। ये दोहा नहीं दोस्तों, ये चौपाई के अंतर्गत आता है। और आपने पढ़ा है चौपाई में पहली बात क्या क्या याद रखना है, 4 पद होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं, ये सब इसकी खासियत है। और इसी को क्या कहा जाता है, सममात्रिक छंद। क्या कहा जाता है, सममात्रिक छंद। ये मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद का उदाहरण होता है। ये 3 लाइन अगर आपने याद किया है तो कभी चौथे लाइन का कोई सवाल नहीं बनता है, ठीक है। इसको याद रखेगा। मैंने कई पुराने वीडियोस में दोस्तों आपको मात्रा निकालना सिखाया कि कैसे पता करेंगे कहां कितनी मात्राएं हैं, वो साबित कैसे होगा, वो सारी चीजें। अगला चैप्टर दोस्तों संज्ञा से है। लिख रहा निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचान। यहां कई विशेषण दिए हैं, आपको संज्ञा पहचानना, ठीक है। जैसे आसमानी हवा चल रही है, ठीक है, तो हवा की विशेषता क्या, आसमानी। तो ये तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। नियम से शब्द बना है नियमित, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। पश्चिम से शब्द बना है पाश्चात्य, भी हो जाएगा। ये अनुशासन दोस्तों क्या है, ये अनुशासन संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। और संज्ञा में किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा। क्या पढ़ा होगा, भाववाचक संज्ञा। यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है, अनुशासन। इससे जो शब्द बनता अनुशासित, वो दोस्तों क्या होता है, वो विशेषण होता है, ठीक है। इसी तरह से सर्वनाम आपको बताना कि बताइए निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। जैसे घर बोल दिया दोस्तों, तो घर शब्द तो दोस्तों संज्ञा हो गया। आप दोस्तों क्या हो जाएगा, आप शब्द दोस्तों यहां पर सर्वनाम हो जाएगा। पहाड़ शब्द भी दोस्तों संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। नदी शब्द भी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा में सब कौन सी संज्ञा दोस्तों, तो याद रखेगा ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, ये तीनों जो दिए गए दोस्तों, ये कौन सी संज्ञा दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा का भेद है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। यहां ये सर्वनाम क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जो आप लिखा है ये सर्वनाम हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। इसी तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। और सर्वनाम में ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो याद रखेगा इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम का भेद है। निज में आप स्वयं इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं। विशेषण से संबंधित सवाल देखिए। विशेषण कहते किसे हैं, जो किसी की विशेषता बताता है। लिख रहा है चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है दोस्तों, चर्चा से क्या बनता है, देखिए चर्चा तो मूल शब्द है, ठीक है। और आपने पढ़ा दोस्तों जो मूल शब्द होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मूल शब्द होता है वो हमेशा होता है विशेष से। क्या होता है दोस्तों, वो विशेष से होता है। इससे जो विशेषण बना आपको ये बताना, तो इसी से एक शब्द बना है चर्चित। क्या बना है दोस्तों, चर्चित। ये दोस्तों विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर दोस्तों लगे हाथ हम लोग विशेषण और विशेष से भी देख लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका विशेषण हो जाएगा। चर्चित जो है दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना, बैठिए लेके देखिए, अपने लिए ईमानदार बनिए, हमारे लिए नहीं, ठीक है। पढ़ेंगे तो फायदा किसका होगा, आपका होगा। नहीं पढ़ेंगे तो किसका होगा, तो आप जानिए। हमारा काम है अच्छे से समझाना। बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, लेकिन दिक्कत इस बात की है ना कि जब आप पैसे दे के आते हैं, कहीं कभी कभी मुझे लगता है, ठीक है, कई लोगों ने हमसे कहा भी कि नितिन सर आपने इतना कुछ फ्री में दे दिया है इसीलिए आपका पेड प्रोग्राम नहीं चलता, ठीक है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि फ्री और पेड में जो अंतर है वो मेन अंतर यह है कि जब आप कहीं पैसे खर्च करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए। जब आप पैसे नहीं खर्च करते हैं ना, तब आपको लगता है यार फ्री का है,
दिमाग में हमेशा एक मेंटेलिटी फ्री वाली बनी होती है ना, आप मन लगा के पढ़ते नहीं हो। आप इसी क्लास के लिए अगर 20,000 रुपया दिए होते ना, आप एक एक लाइन नोट करते हैं भाई, क्लास में बैठ के नोट करते हैं कि 20,000 रुपया जो खर्चा हुआ है कि भाई इसी के लिए दिए हैं, एक एक लाइन टीचर बोल बोल लिखा था, लिखो लिखो विशेष, फिर इसी को बोलता सुगंधित कस्तूरी, ठीक है, और आप एक एक लाइन लिखते। क्यों? क्योंकि आपने पैसा दिया है। यहां पे फ्री की क्लास है ना, क्वालिटी नहीं समझ में आती। चलिए खैर आपकी मर्जी। यहां विशेष से बताना दोस्तों, लिख रहा है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इस वाक्य में है क्या क्या है समझना पड़ेगा। देखिए अगर हम यहां कस्तूरी की बात करें दोस्तों, तो कस्तूरी की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां कस्तूरी जो दोस्तों विशेष है और इसकी विशेषता बता रहा है सुगंधित, ठीक है। इसी तरह से शिकारी जो दोस्तों ये विशेषण है और इसकी सॉरी विशेष है और इसकी विशेषता बता रहा है लोभी। इसी तरह से हिरणों की विशेषता क्या है दोस्तों, कि वो राजस्थानी है। शिकार की विशेषता क्या है दोस्तों, अवैध शिकार हो रहा है। तो 1 2 3 4 यानी 4 विशेषण और 4 विशेष होंगे। कई पुस्तकों में नहीं, हमने ऑनलाइन 1 2 चैनल देखा जहां पे लोगों ने बताया था कि 3 विशेषण और 3 विशेष हैं। उन लोगों ने दोस्तों अवैध और शिकारी को हटा लिया था, लेकिन क्यों हटाएंगे इसके पीछे रीजन देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहां पर मेरे हिसाब से तो 4 विशेषण होंगे और 4 विशेष से होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत आसान है पहचानना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। लिख रहा है मोहन पढ़कर सो गया है। पढ़कर के नीचे दोस्तों एक अंडरलाइन लगी है और आपको बताना है कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों देखिए यहां पर 2 काम हो रहा है। एक तो दोस्तों पढ़ने का कार्य हो रहा है, एक तो पढ़ने का कार्य हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है दोस्तों, सोने का कार्य हो रहा है, सोना, ठीक है। तो ये 2 काम हो रहा है। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, जो काम पहले हुआ उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहले को सोने से पहले क्या किया उसने मोहन ने, तो पढ़ा है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, इस तरह से भी सवाल आता है। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों क्रिया विशेषण या अव्यय से संबंधित। लिख रहा है वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद कौन सा, वह तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वह दोस्तों सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यह तो होगा नहीं। काम दोस्तों क्या होगा, वह काम नहीं करता है, कारण नहीं था, तो काम भी दोस्तों ये आपका क्रिया में आ जाएगा। नहीं दोस्तों याद रखेंगे, नहीं क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अव्यय है। क्या है दोस्तों, ये अव्यय है। और यहां पर दोस्तों यह अव्यय में भी कौन सा होता है, यह निपात है, निपात बोधक अव्यय है। ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्या है, निपात बोधक। जहां मत, न या नहीं आते हैं सभी निपात बोधक में आते हैं। रस से संबंधित एक सवाल दे रहा है। लिख रहा भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो भरत मुनि ने दोस्तों, भरत मुनि ने रस के कितने भेद बताए दोस्तों, याद रखेगा भरत मुनि ने रस के कुल 8 भेद बताए। कितने बताए हैं, 8 भेद। और उस 8 भेद में भी दोस्तों शांत रस का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। शांत रस का दोस्तों अस्थाई भाव क्या होता है, शांत रस का अस्थाई भाव अगर परीक्षा में पूछे तो क्या बताएंगे, इसका अस्थाई भाव होता है निर्वेद। क्या होता है दोस्तों, निर्वेद होता है, याद रखेंगे। और भरत मुनि के अनुसार शांत रस क्या है, ये जो है रसों में इसे काउंट नहीं करते हैं, इसे आप याद रखेंगे। एक अलंकार से संबंधित सवाल दे रहा है, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर माने पीपल हो गया, पात यानी पत्ता हो गया, पीपर के पत्ते के समान मंडोला। जैसे पीपल का पत्ता हमेशा हिलता रहता है, थोड़ा भी हवा है ना तो भी हिलेगा, और अगर हवा नहीं भी चल रहा तो भी पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिलते रहते हैं। क्यों, इतने हल्के होते हैं। तो पीपल के पत्ते के समान मन डोला, यानी मन का चंचल होना। तो जहां सरिस शब्द आता ना, याद रखेगा, जहां सा, सी, सम, समान, सम, समान, सरिस, इस तरह के दोस्तों जहां शब्द आते हैं, याद रखेगा वो सभी कहां रखे जाते हैं दोस्तों, वो सभी रखे जाते हैं उपमा अलंकार में। कहां रखे जाते हैं, उपमा, क्योंकि इनकी उपमा दी जाती है, ठीक है। तो सा, सी, सम, समान, सरिस, ठीक है, ये सभी उपमा अलंकार हैं। तो पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मन का चंचल होना। मन की चंचलता को किसके बराबर दिखाया जा रहा, पीपल के पत्ते के समान। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ये उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। फिर से सवाल समाप्त, ठीक है भैया। इतना में हमको लगता है ना, जितना मेहनत हमें बनाने में लगता है उससे मतलब उसका 1/4 भी दोस्तों अब इसको बनाने में समझिए मेरे 3-4 घंटे खत्म होते हैं। हर चैप्टर में जाना, परीक्षा के लिए सवाल ढूंढना, क्या इंपॉर्टेंट है उस बात को ध्यान रखना, आपके टेस्ट को मेंटेन करना। एकदम से बेकार सवाल रख दूंगा तब भी खराब है, एकदम से टफ रख दूंगा तब भी खराब है। तो एक सवाल का स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये सब ढूंढना। आप सोचो ना, आप 30 चैप्टर अगर पलटेंगे ना, हर चैप्टर आप ऐसे समझिए, अभी कहेंगे नितिन सर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। एक चैप्टर पे अगर क्वेश्चन ढूंढ करके टाइप करने में 4 मिनट भी लगता है, तो 30 क्वेश्चन टाइप करने में कितने मिनट लगेंगे, 3 चौका 12, 120 मिनट। और सीधे फीधे हो गया 2 घंटे का समय। उसके बाद कवर पेज डिजाइन करना, उसके बाद और चीजें करना। तो आप देखिए ना कितना समय जा रहा है। और 120 का अगर आप देखेंगे 30 मिनट तो कितना हो जाएगा, 1/4, 3 चौका 12, 30 मिनट की क्लास बन रही है।
एक 120 मिनट खर्चे हो रहे हैं, मैंने कवर पेज छोड़ दिया, बाकी डिजाइन छोड़ दो, ठीक है। तो याद रखो कम से कम इतना समय तो जा ही रहा है ना, तो हमें मतलब 4 गुना समय लगता है बनाने में, और सोचिए इतना कम टाइम लगता है पढ़ाने में। खैर, समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब ठीक ही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करेगा, कमेंट जरूर करेगा, दिल जीतना इस बार मुझे, और जबरदस्त तरीके से। तो वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी बच्चे देखेंगे, ठीक है, पहुंचेंगे स्टडी 91 तक, नहीं तो फिर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। देखिए जिन बच्चों को ये हमारी क्लास पसंद आ रही है ना, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सुबह के 10 बजे जीएस की क्लास चल रही है, एक बार आ जाओ ना, ऐसी लत लगेगी जीएस की ना, ऐसी लत लगेगी, छोड़ नहीं पाओगे स्टडी 91 को, छोड़ नहीं पाओगे। नितिन सर की क्लास के बिना रह नहीं पाओगे। आज आपको लग रहा होगा कि मैंने हिंदी में बहुत कुछ नितिन सर से सीखा है, आप जीएस में आओ ना, वहां भी चीजें मैं आपको सिखाता हूं बहुत बेहतर, बहुत मजे के साथ, लेकिन जब समय देंगे तब। स्टडी 91 पर बहुत सारी नोट्स हैं जो आपको हैंडरिटन नोट्स के रूप में मिलेंगे, यहाँ प्रिंट आउट ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी किताबें खरीदेंगे दोस्तों तो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाती है, तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हमारे कोर्सेज के साथ, किताबों के साथ, ई बुक के साथ, धीरे धीरे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।